हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज जो है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। यह सेट जो है सेट नंबर 8 है, जो कि वीकली होता है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें से गलत का चुनाव करना है। देखिए, पहला कथन है कि एक सांसद या विधायक अयोग्य ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित है। पहला कथन जो है सही दिया गया है कि एक सांसद या विधायक जो है इसको अयोग्य ठहरा सकते हैं यदि उसने उस दल का सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दिया हो। दूसरा कथन है कि किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जाएगा, यह भी सही है। और तीसरा है कि किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेशन होता है, यानी पूरा दल जो है अगर कहीं शामिल होता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। चौथा है कि लोकसभा के सभापति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। देखिए, यह जो है चौथा कथन गलत है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो 10वां अनुसूची है इसके बारे में बात करते हैं। अनुसूची 10, 10वीं अनुसूची यह संबंधित है दल बदल से। यह जो है दल बदल से संबंधित रही है, दल बदल से संबंधित रही है। और साथ ही बात करेंगे कि इसमें जो स्पीकर होते हैं या सभापति जो होते हैं, इनको अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह छूट दिया गया है कि वे चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और यदि वे अपने पद से हटने के बाद वापस उसी मूल पार्टी में जाते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन यदि वह अध्यक्ष के पद पर रहते हुए या बाद में किसी अन्य नई पार्टी या राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे कि दल बदल जो अधिनियम है 10वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसको ध्यान देंगे कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में और राजीव गांधी के सरकार के समय में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की समितियों के संबंध में सही विकल्प को चुनना है, कौन सा सही दिया गया है। देखिए, सबसे पहले है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। इसका मिलान 3 हो जाएगा। देखिए, याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि संघ या केंद्र शब्द जो होता है शुरू होने वाली लगभग सभी समितियों के प्रमुख अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे, यानी जिसका भी शुरुआत संघ से होता है या केंद्र से, उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे एस सी मुखर्जी। इसका मिलान 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है प्रश्न में टाइपिंग दिया गया है कि एस सी मुखर्जी लिखा गया है, यह क्या होता है एच सी मुखर्जी। यह जो है होता है एच सी मुखर्जी होता है। और तीसरा है कि मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो है इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। और प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। देखिए, भारत के विभिन्न प्रांतों और देशी रियासतों को एक साथ जोड़ने का जिम्मेदारी जो है सरदार पटेल ने किया था, इसलिए वे प्रांतीय मामलों की समिति के अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पे हमारा मिलान जो है यह 3, 4, 1, 2 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन दिया गया है कि कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष में समान होते हैं, जो कि सही दिया गया है। पहला कथन हमारा सही है, यानी रूल ऑफ लॉ का प्राथमिक सिद्धांत यही है कि देश में सर्वोच्च सत्ता कानून की है, चाहे कोई आम नागरिक हो या देश का शीर्ष अधिकारी, सभी कानून के सामने एक समान है। पहला कथन हमारा सही दिया गया है। और आर्टिकल 14 जो है, बात करते हैं आर्टिकल 14, इसमें विधि के समक्ष में समता के बारे में बताया गया है। दूसरा कथन है कि कानून का शासन लोकतंत्र का आधार है, यह भी सही दिया गया है, यानी कथन बी जो है यह भी सही है। लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी, व्यक्तियों की मनमानी पर नहीं बल्कि स्थापित नियमों और कानूनों पर चलता है। और यदि कानून का शासन न हो तो लोकतंत्र बहुत जल्दी तानाशाही या अराजकता में बदल सकता है। अतः यह स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों सही है।
ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। यह सही दिया गया है। पहला कथन जो है हमारा सही है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 93, इसी के तहत में लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव के जो तारीख होता है राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव का जो तारीख है यह अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर किसी प्रत्याशी या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। देखिए, दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान का किसी भी कानून में ऐसा कोई बाध्यकारी या अज्ञापक उपबंध जो है मैंडेटरी प्रोविजन नहीं किया गया है। 10वां लोकसभा तक जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल के रहते होते थे, और 11वीं लोकसभा 1996 के बाद से आम सहमति से यह परंपरा बन गई कि अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष से और उपाध्यक्ष जो है यह मुख्य विपक्षी बल से चुना जाएगा। यह कानून नहीं है, केवल एक परंपरा है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध में कोई अपील नहीं हो सकती है। यहाँ पे तीसरा कथन भी सही दिया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन जो है इनमें से सही है, तो 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो होता है यह भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना किया था, न कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का। प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है? इसका मतलब होता है कि ऐसी न्यायपालिका जो सत्ताधारी दल की राजनीतिक विचारधारा या सरकार के प्रति में वफादार हो, और वह अवधारणा तानाशाही या कम्युनिस्ट देशों में पाई जाती है। भारत में न्यायपालिका केवल और केवल संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यह किया गया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, प्रस्तावना जो है इसी को हम लोग बोलते हैं उद्देशिका। संविधान का भाग है या नहीं से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसले किए गए थे। जैसे एक हुआ था 1960 में हुआ था बेरूबारी वाला। 1960 में किया गया था बेरीवारी। तो बेरीवारी में क्या किया गया? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और यह केवल संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। और एक हुआ था केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद जो हुआ था 1973 में हुआ था। 1973 में किया गया था केशवानंद मामला। देखिए, केशवानंद मामला जो है इसमें कहा गया था कि अपने पूर्व के निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया था न्यायालय ने, और बोला था कि यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। और एसआर बोमई जो है यह किया गया था 1994 में। इसमें क्या हुआ था? इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दोबारा से इस धारणा को दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और यह संविधान के जो मूल ढांचा होता है, मूल ढांचा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नागरिकता का अर्थ है। तो नागरिकता का अर्थ क्या हो जाएगा? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार इसमें शामिल होते हैं। नागरिकता में लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार होता है, और साथ में संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार होता है। यहाँ पे तीनों कथन जो है इसमें शामिल है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी भारत में नागरिकता का अर्थ है कि व्यक्ति को भारतीय राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होना और उसके प्रति निष्ठा रखना। विदेशियों की तुलना में एक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे तीनों शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है, कौन सा गलत है। पहला है कि भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनमें से कुछ केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कुछ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला कथन जो हमारा सही दिया गया है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या
जन्म स्थान के आधार पर सकारात्मक विभेदीकरण है, यह भी सही दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। और तीसरा है कि अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त विधि का समान संरक्षण विभेदीकृत उपचार करने के लिए युक्ति युक्त आधार का मार्ग प्रशस्त करता है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है अनुच्छेद 20 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 20 के बारे में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 20 जो है यह भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि स्वयं पर दोषारोपण, दोहरे जोखिम और निवारक निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो चौथा कथन है आर्टिकल 20 के बारे में, यह जो है गलत दिया गया है, यह गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो निवारक निरोध है अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। निवारक निरोध का चर्चा जो है यह किसमें किया गया है, आर्टिकल 22 में इसका चर्चा किया गया है, निवारक का आर्टिकल 22 में किया गया है, इसीलिए चौथा गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कथन नंबर 1 है हमारा कि यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, जो कि सही दिया गया है। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसदीय वाद विवाद, कानून निर्माण और जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च और केंद्रीय मंच होती है, और सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं प्रक्रियाएं यहीं से संचालित और नियंत्रित होती हैं, इसलिए पहला कथन जो है सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह भी सही दिया गया है। यानी यहाँ पे दोनों कथन जो है सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में विषय है और सूची 2 में इसका अनुच्छेद दिया गया है, मिलान करना है। सबसे पहले है धन विधेयक। देखिए धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है, तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है, यानी राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाते हैं, इसे ही हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। तीसरा है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक जो है इसका चर्चा है अनुच्छेद 114 में, यानी भारत के संचित निधि से कोई भी धन बिना विनियोग विधेयक पारित किए बिना नहीं निकाल सकते हैं। और चौथा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और यह आर्टिकल 108 के तहत में बुलाया जाता है, इसलिए 108 इसका मिलान हो जाएगा। यानी हमारा मिलान जो है 1 2 3 4 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। देखिए सबसे पहला हमारा कथन दिया गया है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। देखिए पहला वाला ही गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद जो होता है यह संवैधानिक संस्था नहीं है, तो पहला कथन जो है गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी इनका उल्लेख जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, और वे सांविधिक संस्थाएं हैं। यह जो है क्या है, सांविधिक संस्थाएं हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है संसद के एक अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत में किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 157 जो है यह संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यह संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण करता है, और इसके अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार का होता है। दूसरा है इनके तहत जनजातीय सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है, और तीसरा है इनके तहत राज्यपाल स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। देखिए क्वेश्चन में 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों का एक साथ में संदर्भ देकर के कथन दिया गया है, और दिक्कत यह है कि ये तीनों कथन किसी एक अनुसूची की विशेषता तो है, लेकिन दोनों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, इसलिए इसमें सम्मिलित जो है तीनों कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीनों कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा गलत है, तीनों गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 5वीं अनुसूची का।
तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने की जो संघ की कार्यकारी शक्ति होती है केवल 5वीं अनुसूची के तहत ही आती है। और होता है जो छठा अनुसूची में क्या होता है, तो छठा अनुसूची में 6 राज्यों का चर्चा किया गया है, इसको भी ध्यान देंगे। इसमें जो है इसमें चर्चा है असम का, मेघालय का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का चर्चा किया गया है, अनुसूची 6 में किया गया है। और 5वीं अनुसूची के जो राज्य हैं इसमें भारत के 10 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। बिहार इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, हेराल्ड-डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास दर इस पर निर्भर करती है। यह निर्भर करती है पूंजी उत्पादन अनुपात पर और साथ में बचत निवेश पर। यानी ए और बी दोनों शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हेराल्ड-डोमर जो है अर्थशास्त्री रॉय हेराल्ड और एफ.सी. डोमर के द्वारा विकसित यह मॉडल बताता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। एक होता है बचत दर और दूसरा होता है पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एफडीआई निम्नलिखित प्रभाव पर विचार करें। देखिए सबसे पहला कथन है कि भारत में आने वाले एफडीआई से स्थानीय लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि सही दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जब बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है भारी पूंजी और उन्नत तकनीक के साथ में भारत आती है तो वे बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और इससे उनके उत्पाद सस्ते होते हैं, जिसके कारण स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करता है। इसीलिए पहला कथन जो है सही दिया गया है। और दूसरा है कि एफडीआई जो है पारंपरिक सांस्कृतिक महत्व नष्ट हो जाता है तथा प्रदूषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि सही दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण और एफडीआई के कारण जो है अक्सर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जिससे पारंपरिक संस्कृति को नुकसान पहुंचता है और साथ ही कई विकसित देश अपने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को विकासशील देशों में स्थापित कर देते हैं ताकि वे अपने देश के सख्त पर्यावरण नियमों से बच सकें। इसीलिए दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है कि एफडीआई राष्ट्र को तीव्र आर्थिक विकास में सहायता करते हैं, यह भी सही दिया गया है। और चौथा है, यह किसी देश के आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्तीय संसाधनों के प्रमुख स्रोतों के रूप में काम करता है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे चारों कथन जो है एफडीआई के बारे में सही दिया गया है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल विकासशील देशों में काम करती है। देखिए यह कहना गलत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो केवल विकासशील देशों में ही काम करती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है यह केवल विकासशील देशों में काम नहीं करती, वे पूरी दुनिया में अर्थात विकसित और विकासशील दोनों देशों में काम करती है। जैसे एप्पल कंपनी जो है या गूगल या टोयोटा जैसी कंपनियां जो है अमेरिका, जापान, यूरोप के साथ साथ में भारत, चीन, ब्राजील और यानी विकासशील देशों में भी काम करती है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। और दूसरा इसका कारण है कि विकासशील देशों में श्रम सस्ता होता है। यहाँ पे जो इसका कारण दिया गया है यह सही दिया गया है कि विकासशील देश जो होते हैं इनका श्रम सस्ता होता है। यानी ए जो है गलत है और आर जो है सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन ए गलत है और कारण आर जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, बैंक लोगों की जमा राशि का एक छोटा भाग अपने पास में रखते हैं, जो कि सही है। और दूसरा है कि बैंक शेष राशि को ऋण के रूप में देते हैं, यह भी सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यानी जब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पूरी राशि को तिजोरी में नहीं रखता है, वह उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा जैसे 15 से 20% नकद के रूप में अपने पास रखता है। और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो ग्राहक अपना पैसा निकालने आए तो उन्हें भुगतान किया जा सके। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बॉन्ड और डिबेंचर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले अभिकथन ये है कि वित्तीय साधन के रूप में बॉन्ड डिबेंचर की तुलना में अधिक सुरक्षित है। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है यह सही दिया गया है। पहला कथन इसलिए सही है कि हमेशा डिबेंचर यानी जो ऋण पत्र होता है इसकी तुलना में अधिक सुरक्षित निवेश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड होता है सुरक्षित होते हैं और जब कोई कंपनी या सरकार बॉन्ड जारी करती है तो वह उसके पीछे कोई संपत्ति
गिरवी रखती है और डिबेंचर आमतौर पर असुरक्षित होते हैं और केवल कंपनी की साख पर जारी किए जाते हैं। इसीलिए पहला कथन जो है सही दिया गया है। और दूसरा इसका कारण है कि दिवालियापन में बॉन्ड धारकों को पहले भुगतान किया जाता है, लेकिन डिबेंचर भुगतान धारकों के प्रति देयता कम होती है। यहाँ पे जो दूसरा कथन है यह भी सही है कि यदि कोई कंपनी डूब जाती है या दिवालिया हो जाती है तो संपत्तियों को बेच करके सबसे पहले बॉन्ड धारकों का पैसा चुकाया जाता है और डिबेंचर धारकों और नंबर जो बॉन्ड धारक है इसके बाद आते हैं, इसलिए उनमें जोखिम अधिक होता है। तो यहाँ पे इसका कारण भी सही दिया गया है, यानी कथन ए और कारण दोनों सही है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का जो काम करता है यह वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत सरकार का वार्षिक बजट, जैसे हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, वित्त मंत्रालय तैयार करता है और एक नोडल एजेंसी होती है, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में 6 विभाग आते हैं। इसमें से एक होता है आर्थिक कार्य विभाग। तो आर्थिक कार्य विभाग जो होता है यही बजट तैयार करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। देखिए अवतल दर्पण का बात करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है यह तीखे मोड़ पर लगे दर्पणों में नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहाड़ी रास्ते या तीखे मोड़ों पर हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसको भी ध्यान देंगे, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का नहीं होता है। और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु को सीधा और छोटा पद में बनाता है, जिससे उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। देखिए सबसे पहले है तारों का टिमटिमाना। तो जो तारों का टिमटिमाना होता है यह होता है वायुमंडलीय 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 अपवर्तन के कारण होता है, यह जो है अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा है आकाश का रंग नीला दिखना। तो आकाश का रंग जो नीला दिखता है यह प्रकीर्णन के कारण दिखता है, यह जो है प्रकीर्णन के कारण दिखता है। और दूसरा तीसरा है अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त जो होता है यह किसके कारण होता है, यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यह भी होता है अपवर्तन के कारण होता है। और तीसरा है चौथा है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो होता है किसी कोलाइडी बिलियन या धुएं भरे कमरे में प्रकाश के किरण का रास्ता दिखाई देना, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यह घटना जो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। और यहाँ पूछा गया है कौन सा घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 आधारित है। ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशि है और सूची 2 में इसका मात्रक दिया गया है। सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसका एसआई मात्रक हमारा टेस्ला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, यानी वेबर होता है। उसके बाद में विद्युत धारिता। विद्युत धारिता जो है संधारित्र यानी कैपेसिटर की आवेश धारण करने की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक फैराडे होता है, इसका फैराडे हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जो है किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, इसका मात्रक हमारा वेबर हो जाएगा। और स्व प्रेरकत्व जो है इसका मात्रक हमारा हेनरी होता है, इसका मात्रक हमारा हेनरी हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है 3 4 1 2 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय का उदाहरण नहीं है। देखिए कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय उदाहरण है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है लौह चुंबकीय का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट। एक होता है अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय ये चुंबक की ओर हल्के, बहुत ही हल्के रूप से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम। और एक होता है प्रतिचुंबकीय, ये चुंबक से आकर्षित होने के बजाय प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जल और विस्मथ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही दिया गया है। पहला कथन है कोपरनिकस ने
हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। देखिए हेल का मतलब क्या होता है, आग होता है या सूर्य होता है, यानी हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि सूर्य जो है बीच में है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, यह हो गया हेलियोसेंट्रिक। तो पहला कथन जो हमारा सही है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है यह कोपरनिकस ने दिया था। और दूसरा है केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, दूसरा कथन गलत है। और तीसरा है केपलर के दूसरे नियम के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसकी गति सबसे कम होती है, यह भी गलत दिया गया है। देखिए जो कोपरनिकस है इन्होंने 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बात करते हैं केपलर का, तो जोहान्स केपलर का जो प्रथम नियम है इसमें इसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार, यह वृत्ताकार नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर है, दीर्घ वृत्ताकार हो जाएंगे। और जो दूसरा नियम है इसमें क्या है कि ग्रहों का क्षेत्रीय चाल जो होता है नियत रहती है, अर्थात इसका अर्थ है कि जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसकी जो गति होती है सबसे अधिक होती है, सूर्य से अगर नजदीक रहेगा तो गति उसका सबसे अधिक हो जाएगा। इसीलिए कथन 2 और 3 जो है गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा परिवर्तन तथा संबंधित युक्ति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना डायनेमो करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल करता है, और तीसरा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह लाउड स्पीकर गलत दिया गया है। देखिए लाउड स्पीकर जो होता है इसका काम क्या होता है, विद्युत सिग्नल को वापस आवाज में चेंज करना, इसलिए यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है लाउड स्पीकर। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करता है यह काम होता है माइक्रोफोन, इसका काम होता है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा सही है। पहला कथन है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पहला कथन हमारा सही है क्योंकि कारखानों और वाहनों के धुएं में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें निकलती हैं और जब ये गैसें वायुमंडल में ऊपर जाकर के जलवाष्प के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और यही बारिश के पानी के साथ में मिलकर के अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आती है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। और दूसरा है कि अम्ल वर्षा फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए जब कोई ईंधन जो होता है जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, इसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो यह अपूर्ण दहन कहलाता है और इस प्रक्रिया में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किस प्रकार के चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी गन्ने से बनी जो कच्ची चीनी होती है इसमें अशुद्धियों के कारण हल्का भूरा या पीला रंग होता है और इसे साफ और सफेद बनाने के लिए जंतु चारकोल जो कि जानवरों के हड्डियों के विनाशकारी आसवन से बनता है, इसके ऊपर से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसी तत्व की संयोजकता के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा गलत दिया गया है। सबसे पहला कथन है यह परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी जो संयोजकता होती है क्या होती है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है कुछ संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, यह भी सही दिया गया है। संक्रमण धातु जैसे आयरन, कॉपर एक से अधिक संयोजकता दर्शाती है। जैसे क्या होता है, एक होता है Fe2+ होता है और एक क्या होता है Fe3+ होता है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। चौथा है अक्रिय गैसों की संयोजकता एक होती है। देखिए यहाँ पे चौथा कथन जो है यह गलत है क्योंकि जो अक्रिय गैस होती है इनकी संयोजकता जो होती है शून्य होती है, एक नहीं होती है, क्या होती है, यह 0 होती है। यहाँ पे चौथा कथन गलत है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है धातु अम्ल से अवक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अवक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। देखिए यह गलत है, क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया नहीं बल्कि उदासीनी अभिकरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदासीनी अभिकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरा कथन गलत है। इसमें से सही 1 और 2 है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यह क्या होता है, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। यानी मुकुलन जो है एक अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे हम लोग मुकुल बोलते हैं। और यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है और अंततः एक जनक जीव से अलग होकर के नया जीव बनता है। यानी जैसे यह गोल है, यह बाद में क्या बनेगा? ऐसे एक उभार की तरह से आएगा और यही उभार अलग हो जाएगा, बाद में यह 2 बन जाएंगे, यानी अलग अलग बन जाएंगे। यह ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कमिज से जो रोग होता है उसका नाम है, और सूची 2 में किस विटामिन से होता है। देखिए थायमीन जो होता है, यह बोलते हैं B1 को। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और बेरी नामक रोग होता है। इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। बायोटीन बोलते हैं, B7 का नाम है बायोटीन। तो B7, इसे विटामिन H भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, तो बालों का झड़ना हो जाएगा। नियासिन जो होता है, B3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसका कमी से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा रोग हो जाएगा। इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। और एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और स्कर्वी रोग होता है। इसका मिलान 4 हो जाएगा। यानी 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजाति होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजाति जो होती है, वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसी को की स्टोन प्रजाति बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे जंगल में बाघ या शेर जो है एक की स्टोन प्रजाति है। यदि बाघ खत्म हो जाए तो हिरणों की जो संख्या है अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे जंगल की वनस्पति नष्ट हो जाएंगी। और समुद्र में शार्क या उदबिलाव इसके बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। देखिए पहला कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय नहीं, यह एक दिशीय होता है। हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है। इसको ध्यान देंगे, हमेशा एक दिशीय होता है। दूसरा है कि जलीय परितंत्र का बायोमास पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, जो कि सही है। यानी जलीय परितंत्र जो होता है, इसका पिरामिड हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। और तीसरा है जैव आवर्धन के सर्वाधिक जिम्मेदार धातु क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। यह भी सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सही है? 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। सबसे पहला है चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। उसके बाद है मलेरिया क्यों होता है? देखिए मलेरिया का कारण होता है प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया नहीं होता है, यह होता है प्लाज्मोडियम के कारण। यह जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा है टिटनेस जो होता है, यह क्यों होता है? तो टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, जो कि सही दिया गया है। और तीसरा है फाइलेरिया। देखिए फाइलेरिया जो होता है क्यों होता है? तो फाइलेरिया जो होता है, यह वाउचेरिया ब्रेन क्रॉप्टी के द्वारा होता है। वाउचेरिया ब्रेन क्रॉप्टी के द्वारा होता है, इसलिए चौथा जो है यह भी गलत है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा असत्य है यानी गलत है? पहला कथन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं, जो कि सही दिया गया है। यानी दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। दूसरा कथन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन थाइमस ग्रंथि से होता है। दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, इसका स्रावन थाइमस ग्रंथि से नहीं होता है, यह होता है हाइपोथैलेमस से। यह होता है
हाइपो हाइपोथैलेमस से होता है। और तीसरा तीसरा है कि इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु पाया जाता है, यह सही दिया गया है। इसमें से पूछा गया कौन सा असत्य है यानी गलत है, तो केवल 2 गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत तनों के उदाहरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है प्रकंद। प्रकंद की क्या एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हल्दी। हल्दी जो है प्रकंद का एग्जाम्पल है। उसके बाद में दूसरा दिया गया है स्तंभकंद, इसका एग्जाम्पल आलू हो जाएगा, यह भी सही है। यानी अदरक और हल्दी जो होते हैं दोनों प्रकंद के उदाहरण होते हैं। और एक होता है सल्ककंद, तो सल्ककंद के उदाहरण प्याज और लहसुन होते हैं। आलू जो होता है स्तंभकंद होता है। और क्या होता है, एक होता है जिमीकंद और अरबी। तो जिमीकंद और अरबी जो होता है क्या होता है, यह धनकंद होता है। इसको ध्यान देंगे, यह क्या होता है, धनकंद होता है। धनकंद होता है तो हो जाएगा धनकंद हो जाएगा। और सल्ककंद, सल्ककंद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न कथन एज और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक है कि पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर कम वर्षा होती है। पहला कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख जो होती है ढाल, इस पर बहुत अधिक वर्षा होती है, कम नहीं, इस पर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। और दूसरा कारण है इसका कि मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकरा करके ऊपर उठती है, जिससे वर्षा होती है, यह सही दिया गया है। यानी ए सही है और आर गलत है, सॉरी, ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झूम कृषि से संबंधित है। तो झूम कृषि से संबंधित है खासी जनजाति, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यह खेती जो है, यह खेती का वह आदिम तरीका है जिससे जंगलों को काट करके और जला करके साफ किया जाता है और फिर वहां खेती की जाती है। कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो दूसरी जगह यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसे ही कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है कि मालवा का पठार रेगूर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। रेगूर मिट्टी मतलब काली मिट्टी होता है, तो मालवा का जो पठार है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, यह सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में समृद्ध है, यह भी सही है। और तीसरा है कि दक्कन का पठार लावा निर्मित है। दक्कन का जो पठार है यह लावा निर्मित है, इसे भी, यह कथन भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है, यानी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि समताप मंडल में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होने के कारण जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है सही दिया गया है कि समताप मंडल में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होने के कारण जेट विमानों की उड़ान के लिए इसे आदर्श मानते हैं। और दूसरा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे कम होती है। देखिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, सबसे कम नहीं, सबसे अधिक होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा है ओजोन परत की मोटाई पृथ्वी को क्षति पहुंचाती है। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। यहाँ पे रक्षा करती, क्षति नहीं, रक्षा करती है, इसीलिए तीसरा भी गलत है। और चौथा है कि मध्यमंडल जो है इससे पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट जाती है। देखिए रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर भेजने का काम जो है आयन मंडल करता है, यह मध्यमंडल नहीं, यह करता है आयन मंडल, यह आयन मंडल करता है, इसलिए चौथा भी गलत है। पूछा गया कितने कथन असत्य है, तो 1 2 3 यानी 2 3 4 जो है असत्य है, यानी 3 कथन गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास मुख्यतः कहाँ पर सर्वाधिक होने की संभावना रहती है। तो इसका विकास जो है मुख्यतः पंख मैदानों में, ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में, लवणीय कक्ष में और ज्वारीय संकरी खाड़ियों में, यानी इन सभी जगहों पे मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन से मुख्यतः जायद ऋतु की फसलें हैं।
तो जायद फसलें इसमें से कौन सी हो जाएंगी? तरबूज जो है जायद फसलें है, कीड़ा और ककड़ी यह भी जायद फसलें हैं, इसको ध्यान देंगे। लेकिन मटर जो है यह जायद नहीं है। मटर जो है यह एक रबी फसल है, मटर जो है एक रबी फसल हो जाएगा। और बाजरा जो है यह खरीफ फसल है, बाजरा खरीफ फसल है। देखिए रबी फसल जो होता है यह ठंडी के मौसम में होता है और खरीफ जो होता है यह गर्मी के मौसम में होता है। और इन दोनों के बीच में यह पानी वाले जो होते हैं तरबूज, खीरा और ककड़ी, यह सभी जायद फसलें होती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 जो है जायद है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से मछलियों की कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है सरडाइन पाई जाती है, टूना पाई जाती है और एक होती है मैकेरेल, मैकेरेल भी पाई जाती है। यानी 1, 2, 4 हमारा शामिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए भारत के पास जो है एक विशाल तट रेखा है, यानी 75 लगभग 16 किलोमीटर जो है भारत का समुद्र तट रेखा है, जहाँ पे समुद्री मत्स्य पालन बहुत समृद्ध है। और भारत में मिलने वाली प्रमुख मछलियों में सरडाइन है, टूना है और मैकेरेल है, जिसे बांगड़ा भी कहते हैं। और प्रॉन यानी झींगा, यह भारत के तटीय क्षेत्रों यानी विशेष करके मलबार और कोंकण तट के क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए हेरिंग की बात करते हैं। जो हेरिंग है यह मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है। यह जो है मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है और प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में लौ एस्क क्षेत्र है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है यह कर्नाटक में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध और लौ एस्क खान है। कुद्रेमुख का अर्थ होता है कन्नड़ में घोड़े का मुख होता है, क्योंकि इसकी चोटी की आकृति वैसे ही है, यानी घोड़े के मुख के जैसा इसका आकृति है। तो कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। दूसरा है भंडारा। तो भंडारा जो है यह महाराष्ट्र में है, भंडारा महाराष्ट्र में है। ये और यह जो भंडारा जो है मैग्नीज और लव एस्क दोनों के लिए जाना जाता है। और एक होता है डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा जो है यह छत्तीसगढ़ में है, डल्ली राजहरा। उसके बाद में एक है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में बादाम पहाड़ है, मयूरभंज जिले में स्थित है बादाम पहाड़। और यह हेमेटाइट लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर जो है 1, 3, 4, 2 है। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह जो है प्राकृतिक है। और एक हो जाएगा विशाखापट्टनम। यह दोनों बंदरगाह जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यानी 2 और 4 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं चेन्नई का। तो चेन्नई और तूतीकोरिन दोनों क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, दोनों कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात कारखाना से संबंधित इसका कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है बनाया गया था भिलाई को, दुर्गापुर को और राउरकेला को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो भारत का दूसरा पंचवर्षीय योजना आता है, सेकेंड 5th ईयर प्लान आया था, सेकेंड 5th ईयर प्लान लाया गया था, 5th ईयर प्लान लाया गया था। यह लाया गया था 1956 से 61 में, 1956 से 61 में लाया गया था। और इसी के दौरान में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसके तहत विदेशी सहायता से 3 प्रमुख इस्पात संघ का स्थापना किया गया था। भिलाई में जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आंतरिक प्रवास की धारा में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में स्त्री सबसे अधिक प्रवास करती है? स्त्री जो है सबसे अधिक किसमें प्रवास करती है? तो ग्रामीण से ग्रामीण। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। यानी भारत में आंतरिक प्रवास के 4 प्रमुख मार्ग हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के मामले में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की जो संख्या है सबसे अधिक है और इसका मुख्य कारण क्या है? विवाह। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि इकोलॉजी शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है। देखिए इकोलॉजी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, यह जर्मन नहीं, यह जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। देखिए एजी टॉन्सले ने नहीं, इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। इसका प्रयोग कौन किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसको हैकल बोलते हैं, अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। और एजी टॉन्सले जो है इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो दूसरा कथन भी गलत है। और तीसरा है कि जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरणों से अंतर संबंधों का अध्ययन
पारिस्थितिकी कहलाता है, जो कि सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, पीरम द्वीप। पीरम द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? देखिए बात करते हैं पीरम द्वीप का। पूछा गया है कहाँ पे अवस्थित है, यह स्थित है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में पीरम द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कितने कथन सत्य नहीं है, यानी गलत दिए गए हैं, इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। देखिए सबसे पहले हमारा दिया गया है कि गंगा डेल्टा और उड़ीसा के तटीय मैदानों में जुलाई में प्रचंड तूफान आते हैं। देखिए गंगा डेल्टा और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में प्रचंड तूफान मुख्य रूप से लौटते मानसून के दौरान आते हैं, तो पहला कथन जो है यह सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि देश के अंतः स्थल भागों में मौसम की ऋतुवत विषमता अधिक होती है। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि भारत के अंदरूनी भागों जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ समुद्र का कोई समकारी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन है, गर्म मौसम में कोरोमंडल तट पर पश्चिमी तट तट की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। यह भी गलत है, क्योंकि गर्म मौसम में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर होती है, इसको ध्यान देंगे। और इसके विपरीत कोरोमंडल तट जो है यह गर्मियों में वृष्टि छाया क्षेत्र के रहने के कारण शुष्क रहता है, और कोरोमंडल तट जो है मुख्य वर्षा कहाँ पे होती है, यह सर्दियों में होती है। कब होती है? सर्दियों में, लेकिन यहाँ पे दिया गया है गर्मियों में, इसीलिए तीसरा भी गलत है। पूछा गया है उपरोक्त में से कितने कथन सत्य नहीं है, तो 2 कथन सत्य नहीं है, केवल 2, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग है, इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह भी रीजनिंग है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 का आंसर हमारा ऑप्शन डी है। देखिए 60 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में त्योहार या महोत्सव है, और सूची 2 में राज्य का नाम है। सबसे पहले है गान नगाई त्योहार। तो गान नगाई त्योहार जो है यह कहाँ का है? मणिपुर का हो जाएगा। गान नगाई मणिपुर का है, यानी यह मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय का एक प्रमुख फसल कटाई के बाद में मनाया जाने वाला त्योहार है, और यह समुदाय की एकता और नई फसल के आगमन का प्रतीक होता है। उसके बाद है बैखो त्योहार। बैखो त्योहार हो जाएगा असम का। देखिए असम जो है यह मुख्य रूप से असम के राजा नहीं, इसको बोलते हैं राभा। राभा बोलते हैं, राभा जनजाति जो होती है असम में, उसके द्वारा होता है बैखो त्योहार। एथुरियम महोत्सव। एथुरियम महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का। मिजोरम का हो जाएगा एथुरियम महोत्सव। मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा एथुरियम के फूलों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है यह होता है नागालैंड में। इसको बोलते हैं हम लोग त्योहारों का त्योहार बोलते हैं, और यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक होता है। यह होता है 1 से 10 दिसंबर तक होता है प्रत्येक ईयर में। यानी हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम हो जाएगा लव बर्ड, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसे 1993 में एडीआई मोटर्स, इसको बोलते हैं एडी मोटर्स, एडी करंट कंट्रोल इंडिया के द्वारा विकसित किया गया था, और इसे पहली बार दिल्ली के ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित भी किया गया था। देखिए रेवा की बात करते हैं, तो रेवा जो है कुछ लोग इसे भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार मानते हैं, लेकिन यह भारत की पहली सफल और व्यावसायिक रूप से इलेक्ट्रिक कार थी, जिसे 2001 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का पहचान करना है। सबसे पहले है अनाहत सिंह टेबल टेनिस। देखिए अनाहत सिंह जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा? स्क्वैश से। टेबल टेनिस से नहीं, इनका संबंध हो जाएगा स्क्वैश से संबंधित है अनाहत सिंह। पहला कथन गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
बाकी इसमें सही है। भवानी सिंह जो है तलवारबाज हैं, सीमा पुनिया या डिस्क थ्रोअर हैं और टेक चंद जो है भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो सबसे पहले लाया गया था जीवी मौलंकर के खिलाफ में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए गणेश वासुदेव मौलंकर जो है, इनके स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे 1952 से 56 में बनाए गए थे। 1952 से 56 में बनाए गए थे और इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। और इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 15 दिसंबर 1954 को विपक्षी दलों के द्वारा उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां किया गया था? तो पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है, इस खेल का आयोजन किया गया था 1924 में सेमोनिक्स, फ्रांस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 असत्य युग्म का पहचान करना है, कौन सा गलत है? सबसे पहला है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन 22 मई 1949 को हुआ था, जो कि सही है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाना, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद में है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाना। देखिए राष्ट्रीय पंचांग को बात करते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग जो इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यही गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि सोजत, करौली, गुजरी बीटल, बर्बरी आदि नस्लों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा बकरी से। ध्यान देंगे कि बकरी की ये प्रमुख नस्लें हैं सोजत, करौली, गुजरी बीटल और बर्बरी। देखिए बर्बरी जो है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और राजस्थान में, और बीटल जो है पंजाब और हरियाणा में। बीटल की बात करते हैं, यह पाई जाती है पंजाब में, और साथ में हरियाणा में भी पाई जाती है बीटल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले है नमो भारत दिवस। तो नमो भारत दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाते हैं, नमो भारत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है 30 मई को होता है, 30 मई को। और एक होता है समर्पण दिवस मनाते हैं 11 फरवरी को। और मैत्री दिवस होता है 6 दिसंबर को। यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र का संबंध किन 2 क्षेत्रों से संबंधित है? यह संबंधित है आर्मेनिया और अजरबैजान से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए नागोर्नो और काराबाख दक्षिण काकेकस क्षेत्र का एक भू आबद्ध पहाड़ी इलाका है और यह क्षेत्र लंबे समय से 2 पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच में संघर्ष का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी अखिल भारतीय किसान सभा जो है, इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जो है पुस्तक का रचना यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यह हो जाएगा सारण, यानी छपरा जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का नृत्य हो जाएगा झिझिया, इसी को गरबा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए झिझिया नृत्य जो है मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है और यह दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बिहार में कौन सा स्थान जैन सर्किट धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से कौन सा संबंधित है? तो वैशाली जो है जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद समोसरन भी है, चंपारण भी है और मंदार हिल भी है। यह सभी जो है संबंधित है जैन सर्किट से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए वैशाली जो है यह
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान हो जाएगा। समवरण जो है पावापुरी में स्थित वह स्थान है जहां भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। चंपारण जो है भागलपुर के पास में स्थित स्थान है जहाँ पे 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की जन्मस्थली है और मोक्ष स्थली दोनों है। और एक है मंदार हिल, तो बांका जिले में स्थित है मंदार हिल, यह जैन धर्म में विशेष स्थान है। जैन स्वावलंबी के अनुसार यहाँ 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने तपस्या किया था। तो चारों जो है संबंधित है जैन सर्किट से, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया और यह व्यवस्था बिहार में कब से लागू है? तो यह व्यवस्था जो है बिहार में 2006 से ही लागू है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है यह लाया गया था 2006 में। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में नया पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इसी अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के सभी स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटें को आरक्षण किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि जीआई टैग से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा गलत है? सबसे पहले दाव ब्लेड है, अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। अंबाजी संगमरमर का गुजरात का जीआई टैग है। उसके बाद में पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला है। थुयामली चावल जो है यह गोवा का नहीं है। देखिए यहाँ बात किया गया थुयामली चावल का। थुयामली चावल कहाँ का हो जाएगा? यह हो जाएगा तमिलनाडु का। थुयामली चावल तमिलनाडु का जीआई टैग है, इसलिए चौथा गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 जो है यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर जो क्वेश्चन है यह भी मैथ का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा। 82 का आंसर हमारा ऑप्शन सी है। देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है 85 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल है और सूची 2 में इसका क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले भगवानपुरा जो है कहाँ पे है? हरियाणा में। भगवानपुरा यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे है। यह जो है सरस्वती नदी के किनारे है, यह सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, इसको भी ध्यान देंगे। सुरकोटदा यह गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ पे है? यह गुजरात में है और यह घोड़े की हड्डियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ का। देखिए रोपड़ जो है कहाँ पे है? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में हो जाएगा और इसका आधुनिक नाम हो जाएगा रूपनगर। इसको अभी क्या बोलते हैं? रूपनगर बोलते हैं। अभी प्रेजेंट में इसको रूपनगर बोलते हैं। और आजादी के बाद में खोजा जाने वाला पहला हड़प्पा स्थल हो जाएगा रोपड़। उसके बाद में है नौसारो जो है यह स्थित है बलूचिस्तान में। यह बलूचिस्तान में है नौसारो। यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4321। देखिए 4321 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि अंग महाजनपद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन है यह अंग गंगा नदी के पूर्व में स्थित था। देखिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि अंग जो है यह गंगा नदी के पूर्व में नहीं दक्षिण में हो जाएगा, गंगा नदी के दक्षिण में हो जाएगा, इसीलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है इसकी राजधानी चंपा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। दूसरा कथन जो है सही है। और तीसरा है इसे अवंती ने पराजित करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। देखिए अंग को अवंती ने नहीं बल्कि मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके इसे अपने राज्य में मिलाया था और यह मगध साम्राज्य का पहला विस्तार था, इसीलिए तीसरा कथन भी गलत है। इसमें से केवल 2 सही है। देखिए केवल 2 सही है, यहाँ पे केवल 2 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है केवल 2 होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे केवल 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त पद का संबंध किससे है? देखिए उपरिक्त शब्द की बात करते हैं तो उपरिक्त पद जो होता है इसका संबंध हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन से।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए भुक्ति होता है कि भुक्ति का मतलब क्या होता है? प्रांत, यानी साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन होता है भुक्ति कहलाता है। उपरिक जो होता है इसका सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग उपरिक बोलते हैं। तो उपरिक जो है प्रांतीय प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा उन्मूलन की घोषणा कब किया गया था? तो अब्राहम लिंकन जो है इनके द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा उन्मूलन का घोषणा किया गया था। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है कि लडखान मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखिए लडखान मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर स्थित है। तो लडखान मंदिर जो है यह स्थित है ऐहोल में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऐहोल कहाँ पे है? यह हो जाएगा कर्नाटक में। यह हो जाएगा कर्नाटक में। देखिए इसे भारतीय मंदिरों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहाँ चालुक्य वंश के समय में कई मंदिर भी बनाए गए थे। लडखान मंदिर जो है यह ऐहोल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और मूल रूप से यह वैष्णव मंदिर है, लेकिन बाद में यहाँ शिवलिंग का स्थापना भी किया गया था और इसका नाम लडखान इसलिए पड़ा क्योंकि मध्यकाल में एक मुस्लिम व्यक्ति लाड खान ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया था। और इसका जो वास्तुकला है पंचायतन शैली है और गुफा मंदिरों की सादगी का मेल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बलवन जो है किस शासक के शासनकाल में नायब ममलिकात रहा था? तो नायब ममलिकात रहा था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो बाबर के द्वारा चलाया गया था चांदी का सिक्का, इसको शाहरुखी बोला गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जलाली की बात करते हैं तो जलाली अकबर के द्वारा चलाया गया चौकोर चांदी का सिक्का था। अकबर ने चलाया था अकबर के द्वारा चलाया गया था चौकोर चांदी का सिक्का, इसी को जलाली बोला गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैनगार्ड नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वैनगार्ड नामक पत्रिका का संपादन जो है एम एन रॉय ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए उन्होंने 1922 में जर्मनी के बर्लिन से द वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था। और एम एन रॉय ही वही व्यक्ति है जिन्होंने 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की नहीं है? देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इन्हें आधुनिक बांग्ला साहित्य का जनक माना जाता है। इन्होंने कपाल कुंडला लिखा था और इन्होंने दुर्गेश नंदिनी लिखा था और देवी चौधरानी लिखा था, लेकिन इन्होंने कमले कामनी नहीं लिखा था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कमले कामनी जो है यह बंकिम चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह मध्यकालीन बांग्ला साहित्य है चंडी कमल काव्य से जुड़ी एक पौराणिक कल्पना है जिसे बाद में दीनबंधु मित्र और माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि बक्सर के युद्ध को प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, इसके युद्ध की तुलना में अधिक निर्णायक माना जाता है क्योंकि इसमें मुगल सम्राट स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध थे और साथ में इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसी शक्ति का पूर्णतः अंत हुआ था। यह जो है गलत है क्योंकि फ्रांसीसियों का अंत जो है यह वांडीवास के युद्ध से हुआ था जो कि 1760 में हुआ था। इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है, यानी 1 और 2 इसमें सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप होने वाले कार्य। जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि त्याग दिया था, गांधी जी ने कैसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यानी सभी काम जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, सभी सही दिए गए हैं और यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित युद्ध और वर्ष का मिलान करके सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में ईयर दिया गया है। तो सबसे पहला है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में। ब्रिटिश सेना ने मुगल सम्राट अवध के नवाब और मीर कासिम के गठबंधन को हराया था जो कि 1764 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1767 से 69 तक हुआ था
और यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ में समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में हुआ था और यह 7 वर्षों तक चला था और यह सलबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ था 1782 में। 1782 में ही सलबाई का संधि होता है, इसी के तहत इसको खत्म किया जाता है। और एक हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में हुआ था। यह वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा किया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। यानी हमारा आंसर जो है 1, 2, 3, 4 है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आया था। देखिए क्रिप्स मिशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में भारत आया था, जो कि सही दिया गया है। कथन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसने युद्ध के बाद में डोमिनियन स्टेट का वादा किया था, यह भी सही है। तीसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया था। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि इस मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। इसे दोनों ने स्वीकार नहीं किया था, दोनों ने अस्वीकार किया था, इसीलिए तीसरा कथन जो है गलत है। और चौथा है कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जो कि सही दिया गया है। पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है।